Our keynote speaker, Professor Vijay Khareji. I will request Professor Saman Bhavisar to please come on the dais and present flower pot to the keynote speaker, Professor Vijay Khareji. Now I request Dr. Devesh Dubey to please come on the dais and present flower pot to our head of the Department of Defense and Studies, Professor M.P. Tiwari. And I would like to request Dr. Amit Dwivedi to please come on the dais and present memento and shawl to the head of our department, Dr. Professor M.P. Tiwari. Please have a round of big applause. Now I hand over the dais to the chairman of the session, Deepak Vora ji. Thank you. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तैयार हैं? हाँ या ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दोनों चीजें तो आज हम लोग आज सुबह में हमने उसी विषय पर बात की थी और अब हम सुनेंगे कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज हमारे पास कौन सी है। बहुत देर तक मैं मेडिटेशन के टाइम पे ध्यान करता था, सोचता था कि 1492 में प्रोफेसर साहब वो एक गधा था क्रिस्टोफर कोलंबस, तो वो भारत को ढूंढने निकला, अमेरिका पहुंच। इतना तो मैं इतिहास में जानता, लेकिन उसके मन में घुसने की कोशिश की कि वो क्यों आ रहा था मेरे पास उस समय, क्योंकि जो ट्रेड होती थी यूरोप के साथ ओवरलैंड, वो मुस्लिम लोगों ने आके कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आप हम इस्तांबुल कहते हैं, उसको उस पर कब्जा किया 1453 में। तो वो रूट को बंद कर, तो फिर ये समुद्र के जरिए जो आज के लिए हुती पूती नहीं कर रहे रेड सी में, तो आपको अफ्रीका के घूम के आना पड़ता, वही चीज उसने भी की। लेकिन वो अमेरिका पहुंच, फिर 6 साल के बाद एक दूसरा था, वास्को पजामा, पजामा नहीं, क्या नाम था उसका, डकामा, हाँ वही वही। तो वो पहुंच गया पजामा डकामा, और पहले पहुंचा कोझिकोड, जिसको आप कैलिकट के नाम से जानते। वहां पे सर एक छोटा सा एक जगह है बीच पे, वहां पे एक साइन है कि भाई वो पजामा यहाँ पर। तो मैं अक्सर जाता हूँ केरला, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन। तो वहां पहले सबसे वो मेरे पुलिस वाले वहां ले जाते, कहते सर वही करना, मैंने कहा वही करना। तो सब दूसरी तरफ देखते तो मैं सुसु करता हूँ उसके ऊपर, मैंने कहा, ये आदमी यहाँ से, माफ कीजिएगा हमारी बेटियां बहनी, उसने बर्बाद कर दिया। 30 लोग के साथ वो लड़ता हुआ गोवा तक पहुंचा। क्यों? वही चुनौती आज हमारे सामने है। ब्रिटिश ने 300 लोगों के साथ पहली बार 30 करोड़ पर हुकूमत चला, फिर 3 लाख से ज्यादा कभी ब्रिटिश। क्यों? ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है ना, ये आज भी वही है कि उस समय उनको चाहिए मार्केट, और हम लोग आपस में भिड़ते रहते थे उस समय, मुगल एम्पायर ये वो, और हमें चाहिए थे कि दूसरा आके ठुकाई करे मेरे दुश्मन। इट्स द सेम थिंग। अफ्रीका में जहां मैं सर्व करता हूँ, आधी जिंदगी मेरी वहीं बीती है,
जो देश कॉलोनियल एक्सपीरियंस से बाहर निकलते हैं उनमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है: आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर। मैं उस आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर रहा जो नरेंद्र मोदी बात कर, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज, लेकिन बेसिक सेल्फ। और ये मैं अफ्रीका में ढूंढ नहीं पाया। ना मुझे वो आत्मविश्वास नजर आता है, ना मुझे वो आत्मसम्मान नजर आता है, ना आत्मनिर्भर। भारत में अब हमने शुरू किया है तीनों चीज, और अब हमारे मन पे वो चोट मारे, उसको डिस्ट्रॉय कर। ये सबसे बड़ी नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज, द अटैक ऑन आवर माइंड्स। ये हम हर जगह देखें, और रखेंगे किसको? ये अखबार वाले, हमारी लोग। अभी अल जजीरा में बड़ा डिस्कशन हो रहा था, इंडिया, डेंजर ऑफ इंडिया बिकमिंग अ हिंदू हिंदू राष्ट्र। और टाइगर, इसका क्या मतलब होता है? डेंजर ऑफ अमेरिका बीइंग क्रिश्चियन टाइगर नहीं है, क्रिश्चियन राष्ट्र। डेंजर ऑफ पाकिस्तान बीइंग मुस्लिम राष्ट्र कोई नहीं है। हिंदू राष्ट्र उठता है तो आपके हाथ क्यों लगती है? दीज आर दी नॉन ट्रेडिशन। वो साइबर वॉरफेयर और द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य नहीं, ड्रोन, उसको हम द्रोणाचार्य से लिखते हैं, वो सब कोशिश करें, लेकिन आपके मन पे चुप। आई थिंक प्रोफेसर साहब विल बी एबल टू टेल अस। और इसी चोट का इलाज करने के लिए हम लोग सब तरफ से अपने आप को मजबूत कर, द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पूरी दुनिया में। कन्वेंशनल वॉर अब कोई नहीं लड़ेगा, मैं इतना मारूंगा उसको, वो याद। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आप लोग को पता ही है कि हम कहते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम झूठ बोलते हैं, वी आर द फोर्थ लार्जेस्ट ऑलरेडी। 4 ट्रिलियन हम पहुंचे। आपकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, जितनी हमने एम्बेसी खोली है, रिलेशनशिप बनाए हैं, वो तो आप जानते हैं। आपके विदेश मंत्री जहां जाके भाषण दे आते हैं, लोग कितनी सराहना करते हैं। यहां तक कि कई देश हमसे कहते हैं वी विश वी कुड बी लाइक। हम वही थे सर, 40 साल पहले हम वही थे जहां पे वो देश आते, और उनके सामने एग्जाम्पल कौन सा है? वो भारत। कि अगर भारत ये कर सकता है, हमें भी सीखना चाहिए भारत से। तो ये कुछ हमारी नॉन ट्रेडिशनल एरियाज है। चाइना पैसे देता है पोर्ट बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, उनके रिसोर्स खत्म खत्म करने के लिए। गोरा जाता है भाषण देता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। भारत उनकी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर। फ्रंट ऑफिस पर हिंदुस्तानी, जनरल मैनेजर हिंदुस्तानी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इनसे पूछा आपके लोग कहाँ हैं? तो प्रधानमंत्री जो मेरे बॉस है वहाँ, वो मुस्कुरा के कहते हैं हमारे पास कोई नहीं। तो फिर हमने यूनिवर्सिटी सेटअप, ये नॉन ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्स सिखाने की कोशिश। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड, आपको कुछ हद तक समझ आएगा कि हम लोगों की जो पॉलिसीज है बाहर, वो हर देश के हम कह रहे हैं कि आप पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन यू कैन डील विद एनी चैलेंज। कौन से चैलेंजेस हैं? ये दोनों प्रोफेसर साहब, आतंक है, और वो जो आजकल नई टेक्नोलॉजी के जरिए करते हैं बहुत कुछ। हाउ डू वी, अल्टीमेटली टेररिज्म इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पावरलेस, कि मेरे पास ताकत, इसीलिए मैं ये सब। सो हाउ डू डील विद दिस? आप सुनेंगे टू आउटस्टैंडिंग पीपल, वो आपको बताए। ये हमारे टीचर राजदूत में आ रहा था ऑनलाइन, उनको पता लगा मैं यहाँ बैठा हूँ तो वो बीमार हो गए, सॉरी ऐसे नहीं, मुझे मैं नहीं आता। वो भी बड़े होशियार है एम्बेसडर अनिल त्रिगुनाथ, चटका लाइन। तो आपसे यही अनुरोध है, निवेदन है कि सुनिएगा, टू अंडरस्टैंड चुनौती क्या है एंड हाउ वी कैन डील विद। सब कुछ सरकार नहीं कर सकती। गाली दे देना सरकार को, वो तो हमारा धर्म से अधिकार है। कोई सरकार को बनाया किसने? चंद्रमा से आए? आप ही ने बनाया, निकाल दिया। एंड फाइनली लेट मी कंक्लूड, आप भारत की संतान है। विकसित देश है जापान, ऑस्ट्रेलिया,
यूरोप, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, इनका विकास चंद्रमा के लोगों ने आकर नहीं किया, समुद्र से निकल के नहीं आए, मंगल ग्रह से नहीं आए, इनके अपने लोग थे। और इनकी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी इनके अपने लोग डील कर। अगर आपके पास सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं है, there would be no stability without security and there will be no development without stability। ये आप ध्यान, ये मैंने बहुत बात, आपको चाहिए स्टेबिलिटी जो आती है if you have security, और फिर आता है development। So over to these distinguished people। अगर मैंने आपका भाषण दे दिया माफ करिए, मैंने पढ़ ली थी आपकी किताब और उसका फाइनल फाइनल एक से तो बता दी। इसके बाद सर दूसरे विश्व युद्ध में मेरे माय लेट फादर फॉट। तो आपने नाम सुना था उस जर्मन जनरल का, रोमेल, अरविंद रोमेल का नाम सुना? उसको डेजर्ट फॉक्स कहते थे। ही वाज अ मास्टर ऑफ टैंक वॉरफेयर। वो यहाँ से टैंक आता था, उन टैंक्स को, जर्मन टैंक्स को पैंजर थे, तो उसको ठोका था एक अमेरिकन जनरल, जनरल जॉर्ज पैटन। और इसकी एक कमजोरी थी सर, जो चीनी जो आजकल टिंग टिंग डिंग डिंग पिंग पिंग जो भी है डिंग डॉन्ग, चीन का जो नेता है उसकी भी यही कमजोरी है, वो बोलता बहुत है, सब कुछ अपना डिक्लेयर करता है। तो रोमेल भी यही करता था, किताबें लिखता था। तो जब उसको फाइनली पिटाई हुई उसकी ट्यूनीशिया में, उसके टैंक्स खड़े थे और अमेरिकन जनरल जॉर्ज पैटन के टैंक्स एक एक करके उड़ा रहे थे। तो उस समय जनरल पैटन ने एक वाक्य बोला जो मेरे मन में चला। उन्होंने बोला, रोमेल, यू मैग्निफिसेंट स्काउंड्रल, आई हैव रेड योर बुक। तेरी किताब मैंने पढ़ी है, तेरी मानसिकता मैं जानता हूं, और अब मैं नहीं जानता। तो ये चीज है कि दुश्मन की मानसिकता जिस दिन हमें समझ आ जाए, जो आज हमें समझ आ, भारत को कोई हिला नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थोड़ी ताली अच्छी बजा दीजिए, क्या कर रहे हैं? अभी चाय पी के आए, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर दीपक बोरा जी, प्रोफेसर दीपक तिवारी, प्रिंसिपल दीक्षित, all colleagues, fraternity from the Defense and Strategic Studies. The theme of the seminar is non-traditional security studies, where organizers themselves committed that this is the only theme where interdisciplinary approach has developed. मुझे थोड़ा माफ कीजिए कि मैं पूरी हिंदी में तो नहीं बात कर सकता हूँ, बट ऑर्गेनाइजर ने हमें शुरू से ही बता दिया कि ये थीम जो है ये इंटरडिसिप्लिन नेचर की है। इसमें हम क्लाइमेट चेंज से लेके नेशनल सिक्योरिटी के फॉर्म्स जो होते हैं उसमें हम पूरी डिफरेंट आयाम जो है उसमें हम बात करें। बट लेट मी टेल यू हाउ बीइंग a academician, how we have developed this theme. Why word come non-traditional security? Why not national security? So when it comes to national security, we protect our core values. And when we talk about core values, we protect our national sovereignty, we protect our core value of constitution. And when you talk about national non-traditional security issues, it encompasses collective security mechanism, जिसमें हम सामूहिक सुरक्षा की बात करते हैं। When you talk about common security, उसमें हम एकत्रित सुरक्षा की बात करते हैं। When you talk about comprehensive security, उसमें हम सर्वकष सुरक्षा की बात करते हैं। When we talk about human security, where हम पूरी दुनिया का विकास की बात करते हैं, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की कंसेप्ट आती है, ह्यूमन सिक्योरिटी। एंड व्हेन
we talked about non-traditional security, where we are dealing with non-contact war, where or non-actors where they are not directly involved. तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें आप क्लाइमेट चेंज से लेके आज ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हो, आज टेररिज्म की बात करते हो, बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कोर वैल्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. हम तीन चीज में ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, बस 10 मिनट में मेरा समापन करता हूँ. When you talked about core values of India's national security, the first core value, we are protecting our sovereignty through the constitution values. And what are the constitution values? अगर आज हम डंके की चोट पे बात करते हैं कि इंडिया इज इमर्जिंग, उसका मेन जो रीजन है, द फाउंडिंग फादर्स laid down the core values in Indian constitution, and that is the only reason आप जो धर्म के नाम पे कंट्री एस्टेब्लिश हुई 71 में डिसइंटीग्रेट हो गई. जो अफ्रीकन स्टेट है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहां वो इंडिपेंडेंस पाए हैं, सबका एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आज भी खुद को तलाश रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे करें. और जो कंट्री एक समय पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के साथ 1945 टू अराउंड 90 तक डोमिनेंट था सोवियत यूनियन, उसका कोलैप्स होके एक कंट्री, एक ही फैमिली के दो ब्रदर रशिया यूक्रेन अभी भी फाइट कर रहे. सो लुक एट द ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर वेयर यू कैन अंडरस्टैंड, you will see there are the lacking basic doctrine for the development which our forefathers have given to us, that is the Indian Constitution. And when we talk about national security, without linking that issue, can I conceptualize what are the challenges before us? आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक आप सिंगल सिटीजनशिप है. आप कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक आपको सिंगल जुडिशियल सिस्टम है. आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इन वन स्ट्रोक आप जाइए, जो दोज हु आर टॉकिंग अबाउट वोटिंग राइट्स, यूएस की महिला को 60s के बाद हमें वोटिंग का राइट्स मिला है. यूएस महिला को, यूके की जो 400 साल की जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उनकी महिला को वन स्ट्रोक वोटिंग की राइट नहीं मिली है. लेकिन इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर वी गॉट राइट फ्रॉम इंडिविजुअल लेबर टू Adani or Ambani. His value of vote is the same. That is a one vote, one value and one city. तो ये जो सिंगल वोट, सिंगल वैल्यू है, that has transformed India's core value, and that is the beauty of India, which we are talking about the global power. And that's why when you talk about national security, you need to understand this important concept. और मैं एक बात करना चाहता हूँ, यहाँ हमने आज तक 4 युद्ध देखा है पाकिस्तान के साथ, 47, 48, 65, 71 and 99 का, and one war with China in 62. And after having the internal and external disturbances, जैसे कि साहब दीपक जी ने बोला है कि we can manage external attack, but how we could manage internal management, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसमें बहुत कम बार बात होती है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में there are 3 important articles which talks about emergency. आज जो नॉर्थ ईस्ट पूरा है, once upon time there were seven sisters, they fought different issues. बोडोलैंड से लेके नागालैंड से लेके सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, बट नॉर्थ ईस्ट इज विद अस. कश्मीर
कश्मीर के नाम से जो हमने जंग पाकिस्तान पे और अभी भी पाकिस्तान से लड़ने के साथ तैयार है. When you talk about the Kashmir, that time Indian Constitution in Article 356 played a very important role. Deepak ji, in the Indian Constitution, there are three important articles जो बोलते कलम जो बोलते ये भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा और भारत की एकात्मता जो है इंटीग्रिटी है रखने के लिए these three articles are very important. And what these are the articles? Article 352, which talks about in case if like virus, coronavirus, how Chinese sent on global planet, if tomorrow China may use a nuclear weapon against us, अगर चाइना ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया and in case our strategic places can destroyed by China, that time President can declare use Article 352 and declare national emergency. Fortunately, वो हो नहीं पाया है और होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए. Article 360 हम 5 बिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, but 5 billion economy or 5 trillion economy, who is controlling that trillion economy? That is very important. Are they all are sitting in the hall? Common man is having on rights on that 5 trillion economy, or in case there is a challenge on your economic development, अगर हो पाएगी and common masses come on ground, and if they started a anti-slogan against the government, then President can declare financial emergency by using or applying the Article 360. And Article 356, what it calls if any state, जैसे कि बीच में अभी तो स्टेबिलिटी है कश्मीर में, जब कश्मीर में इंस्टेबिलिटी होती थी तब गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 356 यूज करके वहां पे पूरा कंट्रोल सेंटर से किया. So in short, in my understanding as an academic way, when we talk about core values of national security, I prefer the constitutional core value and that core values given us which protecting India's unity. And that's why when we talk about national security, अब नेशनल सिक्योरिटी और एक परिभाषा हम सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में करते हैं. 45 after dropping a 2 atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki by US, 45 से लेके 80 तक पूरे विश्व में एक धारणा थी कि जिसके पास अणुबॉम्ब, जिसके पास जैविक बॉम्ब है, जिसके पास रासायनिक बॉम्ब है, they are the country who control the world, है ना. तो सब पूरी जो कंपटीशन है, हम हमारी एकेडमिक डिसिप्लिन में हम बोलते हैं आर्म्स रेस. तो उस आर्म्स रेस के पीछे those country behind on that, what is the status of that country, you can realize. That's number one. But that was the symbolic like one kind of stigma where nation state behind for the arms race. And ultimately result, you will find the collapse of Soviet Union. Pura 1945 to 80, Soviet Union, most of the funds they spent on defense industry, and ultimately the collapse of Soviet Union will realize. So 45 से 80 तक international security environment में security concept only deals with the weapons of mass destruction. 80 onwards, एक पालमे कमीशन एक कंसेप्ट पालमे कमीशन के अंडर में टू रिव्यू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, उसमें पालमे कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद एक कंसेप्ट है कि देयर आर इश्यूज which will be important in a security framework
and that's why we call it non-traditional security. उसमें आप साइबर सिक्योरिटी से लेके पूरे हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी इश्यूज है उतने इश्यूज कवर किया जाएगा जाते हैं. देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड टेररिज्म. हम दहशतवाद की बात भाषा परिप्रेक्ष्य और अलग तरह से करते हैं, लेकिन टेररिज्म का जो कंसेप्ट है हम particularly I have developed that theory which we call hologrammatic terrorism. उसमें स्पीड होता है, उसमें एक्यूरेसी होती है और उसमें टारगेट जो होता है उस टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी. These are three important factors when non-state actors attack on state sovereignty. तो उसको बोलते हैं हम लोग hologrammatic terrorism. For example, when we deal with the terrorist, you are dealing state authority directly, state mechanism directly not dealing with that, but one man can create a fear among lakhs of people. एक जो आदमी है, while he is using act of violence, he can create a fear among the crores of people. उसमें what he used the accuracy, he used the time, and he used the speed. And because of the revolution in military affairs. For example, while sitting here, if someone wants to create a fear, one message, one act of violence can create a fear among us. तो ये जो है violence, ये जो terrorist act है, not in Indian perspective, but a global perspective, technology is changing its mindset, and that's why in non-traditional security issues, terrorism and counter-terrorism is one of the emerging area. Second important area while dealing with the non-traditional security issues, एक हमने इजराइल के साथ when we talked about traditional knowledge system in new education policy, we were had the important international project. There were 4 European universities, 4 from Israel University, and 4 from Indian University, and we had series of meetings. And then in Israel, they took me in a lab where one scientist was working, and he said, "आपके जो 2030 onwards वर्ल्ड को जो सबसे बढ़िया थ्रेट होगा वो जो इमर्जिंग थ्रेट है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनसे थ्रेट जो है वो फूड सिक्योरिटी का." एंड ही सेड कि आपके इंडिया में अभी भी हमारी ट्रेडिशन है, जहाँ कोई हमारा बुजुर्ग गुजर जाता है तो गांव में बुजुर्ग गुजर जाने के बाद उसकी जो जो विधि होती है, विधि से आने के बाद नीम के झाड़ के बैठ के जो लोग हैं वो नीम का पत्ता खाते हैं. सो द आइडिया इज दैट द साइंटिफिक रीजन इन दैट दे गेट इट अप, बैक्टीरिया जो होगा तो बैक्टीरिया वो खाने से जाते हैं. दैट वाज द साइंटिफिक रीजन. So the same idea they took it from us, and now the one is a scientist. He took me in a lab where ग्रास ऊपर जो होता है ना, नाक, आप हिंदी में मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मराठी में नाक पूरा बोलते हैं. ग्रास ऊपर तो पता नहीं वर्ड मुझे याद नहीं. He took me in a lab and he said, "Look, in 2030 onwards, there will be a food scarcity, and it will be very difficult for people to get the proteins." तो प्रोटीन्स अगर आपको चाहिए बॉडी में, आपको अगर अच्छा फिट रहना है तो मिनिमम यू नीड 500-600 ग्राम पर डे प्रोटीन्स इन योर बॉडी. तो 2030 के बाद लोगों को प्रोटीन्स नहीं मिलना बंद हो जाएगी. वन चिकन केजी और 2 चिकन केजी का अगर आप मुर्गी लेते हो, उसको फीड करने के लिए आपको 2.5 केजी अनाज उसको खिलाना पड़ता है, इफ यू फीड प्रॉपरली. ठीक है, तो इसे यहाँ अनाज की कमी होगी तो लोग कैसे जिंदा हो. Then he said there is a traditional knowledge system where this Israel people, when you have a system like
नीम जो पेड़ आता है जो खाते हैं ना, वैसे in that Israel tradition they used to eat the grasshoppers. Then they realized our forefathers they were eating grasshoppers. It means something is there, and then now they are coming with the protein stapling by the end of 2030. You will surprise those who are eating everyday chicken, not necessarily they can take uh, chicken every day in their meal, but they can get a protein tablet. And that's why they said if it comes success, we will be a champion of world economy. So this is called the traditional knowledge system, and this is called an innovation. This is called a research, and this research, this innovation dominated by Western people, Western community, and we need to change the mindset of that. So these are the non-traditional issues where people are directly. Lastly, I'll stop it here. When we talked about non-traditional security issues, climate change से लेके climate currency से लेके पूरा entire perspective is going to change. But ultimately, any issues, it comes certainly one of my most I like this statement. We need to understand our own community. We need to understand our own people. Unfortunately, we are not recognizing our own people. We are not recognizing or we are not giving that much credit to our own people. When there are the external threats, but internal threats, external जो हमारे threats है, वो threats manage करने के लिए we have good sufficient armed forces, manpower with modern equipment, but internal जो threats है, जो caste issue है, communal issue है, या development, regional development issue. When if you cross from Lucknow bridge when coming from Lucknow to Kanpur, after the crossing that bridge, you will see the different Uttar Pradesh and morning airport means evening night. I traveled from Lucknow airport to the hotel. It was a different day. No. So what I'm saying, unless and until you give a justice to your own people through education, right education, and through research and innovation, this country may become 5 trillion economy. But this country cannot get that much peace what we are expecting. So my conclusion is that I would request each and everyone kindly take it that picture, take it this framework for the development to understand non-traditional security issues, to understand national security issues. And I'm very happy that the principal and his team has chosen very right topic for this today's discussion. My best wishes for each one for having a very good seminar. Thank you very much. प्रोफेसर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। आपने भारत के संविधान की बात की। 47-48 में जब आपके मनपसंद पड़ोसी ने हमला किया था तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारा ना। अब जब झगड़ा होता है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी वहां बॉर्डर पे वेट करता हूँ, जी मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं वो करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, वो ऐसी मार लगाता हूँ कि वो याद। देयर आर मेनी इशूज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, खासतौर से ये इंटरनेट का जो जमाना है, मेटा डेटा, बहुत ज्यादा जो डेटा होता है उसकी माइनिंग करी जाती है। आपने कभी एक चीज देखी है, आप अमेजोन पे लुक फॉर शूज, आपको पता भी नहीं, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद जूते की कंपनी के इश्तेहार आने शुरू हुए। यानी मैडम अमेजोन सब कुछ जानती है, क्या खाते हैं, किस वक्त खाते हैं। ये डेटा माइनिंग इसको कहते हैं। अब आपको मालूम है कि ये पेटीएम को हम लोगों ने जो किया वो तो आप जानते ही हैं।
क्यों किया? प्रोफेसर साहब आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों किया? पेटीएम को क्या तकलीफ थी? तो बड़ा अच्छा था, मैं तो पेटीएम से पैसे देता था। अब मैं बताता, मैडम आप लोग भी सुनिएगा इसको बड़े ध्यान से। 6 साल पहले मैं इन्वॉल्व था उसमें। एक मैडम थी बड़ी खूबसूरत, पेटीएम की कम्युनिकेशन सेक्रेटरी, उसको गिरफ्तार किया था उसके हस्बैंड के साथ कि वो पेटीएम के फाउंडर को ब्लैकमेल कर रही थी, कितने करोड़ रुपए चाहिए। ये 6 साल पहले। नहीं तो आपका डेटा मैंने नहीं लिया, वो मैंने कर इस लड़की की बलि चढ़ा दी, क्योंकि पेटीएम की ओनरशिप में, सुनिए मैं क्या बोलता हूँ, बहुत हेवी पोर्शन है चाइना का। और आपका डेटा लेके ये जानते हैं कि आपकी सोच क्या है। तो वो प्रोटेक्शन पे हम लोग का, एक तरफ होती है थ्योरी, प्रोफेसर ब्रिलियंट, दूसरी तरफ होता है रियलिटी जो हम कोशिश कर रहे हैं। वी थैंक प्रोफेसर साहब कि उनकी रिसर्च के कारण हम लोग जान पाते हैं कि क्या समझ है फूड सिक्योरिटी। आपको याद है कुछ साल पहले अनाज का भाव एकदम बढ़ गया था, यहां तक कि आपका जो पड़ोसी मुल्क है वो खाकवात जो भी उसका नाम है, वो तो अपनी फौज भेजता था फूड ग्रेन वेयर हाउस के बाहर। तो लोग भोजन चुराते, लूट के ले जाते थे। और मैंने सूडान में यही हुआ, मैंने ये देखा। मैं अरबिक बोलता हूँ, उससे पूछा, तो औरत ले जा रही थी, मैंने कहा ये वाई यू डूइंग दिस? तो मुझे कहती है सफीर, सफीर इज एम्बेसडर, कहती मेरे 11 बच्चे भूखे। और मैडम क्योंकि वो अलग बात है, भूखे हैं तो फिर वो भगवान से फूड सिक्योर, ये भी एक चुनौती नहीं है। डेटा की है, सिक्योरिटी की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थॉट सिक्योर। जिस दिन आपने ये ठान ली कि अब मैं कर लूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो, अगर चीन ने एटॉमिक बम हम पे फेंका तो आपके राष्ट्रपति के पास टाइम नहीं होगा कि मैं फलानी इमरजेंसी डिक्लेयर कर, राष्ट्रपति तो अमृतसर पहुंच गए। लेकिन उसकी वो पॉसिबिलिटी नहीं है प्रोफेसर साहब, क्योंकि मेरी डॉक्ट्रिन साहब कहती है पहले हमला मैं नहीं करूं, लेकिन अगर मुझ पे हमला किया तो वो तेरा आखिरी दिन मिटा दूंगा। सो दिस इज आवर न्यूक्लियर डॉग। और आपका प्राय है, हवा से मारूंगा, पानी से मारूंगा, जमीन से मारूंगा, ये बचा। ये मेरी गारंटी ऑफ सिक्योर। तो थिंक अबाउट ऑल दिस, दिस आर फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। किस तरह से हम प्रोफेसर साहब से सीख कर उसे इम्प्लीमेंट, डेटा को किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम आईटी को प्रोटेक्ट, जो हम 5,000 प्रति सेकंड डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। साइबर क्राइम तो आप रोज पढ़ते हैं। आज आपके कानपुर में भी हुआ, सुबह के अखबार के अनुसार कोई बुजुर्गवार 70 साल के, मुझसे 2 साल कम होंगे, तो किसी डेटिंग ऐप पे फंस गए। और टाइगर, इस उम्र में तुझे क्या डेटिंग कर, राम लल्ला की जाति है प्रार्थना करने के लिए। तो कोई महिलाओं ने कोई ऐप बना बना के उसके पैसे लिए, तो फिर उसने कंप्लेंट लॉन्च कर दी। तो ऑल दिस इज नाउ द न्यू थिंग, द न्यू एरियाज ऑफ सिक्योरिटी जो हमें और हमारी सबसे बड़ी ताकत, एंड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस, इज आवर स्ट्रेंथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कभी आपको मौका लगे हैदराबाद जाने का, वन ऑफ माय फेवरेट सिटी, वहां जाइए एंड गो टू आईटी सिटी इन हैदराबाद। बात मानिए मेरी, आप कहेंगे मैं तो अमेरिका पहुंचा। अमेरिका में भी सिलिकॉन वैली में कुछ नहीं है जो हमने बना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? वो इसलिए कि हम लोग फ्यूचर की तरफ देखते हैं। वो सरकार को गाली दो, बेकार है, नपुंसक है, वो सब ठीक है, मानता हूं, पर भविष्य की तरफ हम देखते हैं। ये चैलेंजेस आने, ड्रोन का अटैक नहीं हुआ अभी तक, हम जॉर्डन में अमेरिका बेस पे हुआ, हम पे हो जी कल होगा, अच्छा होगा तो देखेंगे, क्यों नहीं हुआ?
हवा में ही उड़ा देते हैं। भरोसा करो, आप भारत की संतान है, अपना आत्मविश्वास मत खोना करो। ओके, हमारे पास है वो ताकत। मैं तो जिस यहाँ बैठता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, इतनी ताकत है कि दुश्मन हैरान। अमेरिका भी अब हमसे सीखता। रूस का तो राष्ट्रपति कितनी प्रशंसा करता है भारत की, कि आप तो बल्ले बल्ले, आप तो ये हो, आप तो महान हो। मैंने कहा अच्छा टाइगर, कल तक तो गाली देता था, अब क्या हो गया? So all this is a recognition of India's comprehensive strength. और ये सब traditional, non-traditional security challenge. So just wanted to comment on what you said, sir. Your presentation was brilliant. मैंने बहुत कुछ सीखा, थैंक यू। और अब प्रोफेसर साहब आपकी बारी है, प्रोफेसर तिवारी साहब, अब आप थोड़ा सा सिखाइए हमको कि आप ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से, यहाँ से, वहां से, कहाँ से थ्रेट आने वाला है सिक्योरिटी का, ताकि हम तैयार हो और जो भी कोशिश करेगा उसको बताएंगे फिर क्या क्या है। तो आप शुरू हो जाए सर। ओवर टू प्रोफेसर तिवारी साहब। इस तकनीकी सेशन के चेयरपर्सन सर वोरा साहब और हमारे विद्वान प्रोफेसर खरे साहब, आप लोगों ने बहुत कुछ बताया है। तो वस्तुतः है जो अपरंपरागत ये सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र या भारत की सुरक्षा या अन्य किसी कहीं की भी परंपरा और अपरंपरा का मतलब ये होता है, परंपरा का अर्थ ये है कि जो कुछ हमारी सीमाओं पर जब कभी आक्रमण होगा या होने की संभावना होगी या हुआ है तो उसकी तैयारी हम अपने फौज से करते हैं। और जैसे सर ने भी बताया कि अब हम दुनिया की तीसरी शक्ति और किसी किसी मामलों में हम से सीख रहे हैं रसा और अमेरिका। और ये तो हुई फौज की ताकत जो परंपरागत के अंतर आती है। अब अपरंपरागत जिसमें हम इनडायरेक्ट रखते हैं, जैसे अभी आई भूख की बात, भूख लगेगी उसके लिए लड़ना पड़ेगा, पानी नहीं है उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और ये तो चीजें हैं जो आपको दिखाई देती हैं शरीर से, उसके लिए करना पड़ेगा। अब लड़ना तो है, सोचने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। हम क्या सोच रहे थे, क्या सोचेंगे आगे, अभी हमें सोचने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। और जैसे बोरा साहब ने बताया कि अब हम प्रथम हैं, मानसिकता हमारी बदल चुकी है। पहले भी बहुत श्रेष्ठ थे, आज भी बहुत श्रेष्ठ हैं, और अब तो भविष्य भारत का है। सोच ये है कि हम कुछ थे नहीं, हम क्या हैं। हमारा देखिए डाटा बता रहा है, सर तो पूरी दुनिया घूम करके आए हैं, सारे डाटा आपके पास मिलते हैं, सारी चीजों को आप एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। और जहां तक कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों को आपकी सलाह की आवश्यकता होती है, आप इतने पढ़ते हैं, आपने बताया और ये पुस्तकों में भी लिखा। अब ये मान करके चलिए कि हमारी मानसिकता बिल्कुल ये फिट हो चुकी है कि हम श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ हैं। अब सोचने की बात आप समझिए, सारे दीपन रखे हुए हैं। रसिया के पास सोवियत संघ जब था, दुनिया के सबसे ज्यादा सर उसी के पास परमाणु हथियार थे, अमेरिका से लेकर था। लेकिन कितने टुकड़ों में टूटा है, वो केवल सोच के नाते टूट गया। आपके कितने भाई हैं, मोदी के कितने भाई उनके साथ चल रहे हैं, वहां 5 भाई 7 भाई सब लड़े मरे जा रहे हैं। सोच ठीक रखेंगे दुनिया आपकी है, सोच गलत कर देंगे तो आपका भाई ही आपका नहीं है। अब सोच उल्टी हो गई तो दिमाग खराब हो गया, आपका हाथी आपको भोजन देने को तैयार नहीं होगा, दूसरे की छोड़ दी। शरीर काम नहीं करेगी अगर आपकी सोच बदल गई। उठाना है पेन और चले जाएंगे कहीं और। आपका भोजन आपको हाथ, आपका भोजन मुंह को नहीं देने को जा रहा है। ये किस बात की कमी आई? सोच की। और हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग सब यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए कि सोच अगर आपकी ठीक हो गई तो हमारे यहाँ तो वैद्य लोग भी कहते हैं, हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक के वैद्य, कि सोच ठीक रखो तो बीमारी खत्म हो जाती, सोच ठीक रखो तो सारी बुद्धि सही हो जाती। अब सोच ठीक रखेंगे तो मानसिकता आपकी इतनी प्रबल हो जाएगी, आने वाले सारे जो उत्पात हैं वह सोच के कारण होंगे। और मानसिक दशा अब भारत की इतनी श्रेष्ठ हो रही है
कि अब आपसे सीखने के लोग बाहर के लोग सब आ रहे हैं। अभी ऑपरेशन कराने हम लोग अमेरिका या जापान या रूस या कहीं जाते थे अन्य जगहों पर, अब यहाँ सीखने सर आ रहे हैं। बाबा रामदेव जी ने योग शुरू कर दिया, आप सब लोग योग सीखने आ रहे हैं। डायबिटीज की कोई बीमारी नहीं, किस बात की ये व्यवस्था हुई है? यह केवल सोच ठीक हुई है, हमारी मानसिकता ठीक हो जाएगी। अधिक समय न लेते हुए हमारे बहुत अधिक शोधार्थी है और जो अभी तमाम प्रबुद्ध हमारे प्रोफेसर भी हैं, इनका पेपर लगा हुआ है। आप सब लोगों का धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हम सबके दिल को जीत लिया। थैंक यू जो आपने कहा। आपने रिपब्लिक डे परेड देखी थी इस बार? उसमें से लोगों ने देखी होगी 26 जनवरी की। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति कैसे आए थे वहां? बग्गी में 40 साल के बाद। ये सोच की बात कर रहे थे ना, मानसिकता की। हमारी सोच आजाद 40 साल से, ओ आतंक 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 मत जाइए, बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाइए। कितना आतंक हुआ इस बार? कुछ नहीं। और नरेंद्र मोदी पैदल निकल छोड़ा, लोगों से बातचीत करता हुआ इंडिया गेट तक। कितना आतंक हुआ? मानसिकता, सोच बहुत जरूरी। डर के रहेंगे हम तो नहीं कर पाएंगे। किसी सिक्योरिटी चैलेंज को आप उससे निपट, जहां डर निकाला तो आपकी ताकत आजाद होता है। तो थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, जो आपने कहा है। मणिपुर में दंगा वंगा हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ। होंगे, जैसे ही आपको कमजोर करने लगे रहेंगे। ये भारत कहां से ऊपर आ गया? 140 करोड़ अगर अपनी ताकत समझ गए तो बाकी देशों को तो फिर एक नई दुनिया में जाना पड़ता। अभी आप देखते जाइए क्या होता है। आपका पड़ोसी मुल्क जो अब टूट रहा है, आज फिर बलूचिस्तान में शुरू हो गया। आपकी तो रेगुलर हमला हुआ और ऊपर से अफगानिस्तान ने हमला कर दिया। देखते जाइए क्या होता। तो ये अगेन नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज। हम लोग जो भी हम कहते हैं ना, बहुत सोच समझ के कहते हैं। तालिबान जब 2021 में आया था, अगस्त 2021, तो टीवी चैनल पे हम देख रहे थे पाकिस्तानी नेता लोग, वो तालिबान खान होता था उस समय उनका प्रधानमंत्री, क्रिकेट विकेट खेलता था, ऐसा ही कुछ नाम, आजकल जेल में बैठा। तो वो टीवी पे कह रहे थे हम अपनी जान दे देंगे तालिबान भाइयों के लिए। तो तालिबान जान ही तो दे रहा है, क्यों नाराज होता? और अब उनका आर्मी वाला कहता बाहर में गया अफगानिस्तान। अबे कल तक तो तुम जान देने को तैयार। बेवकूफ। डिप्लोमेसी नहीं आती तो सिक्योरिटी क्या करे? हमसे सीखे। हम किसकी संतान है बेटा? हम चाणक्य की संतान है। ये तो हमारे रग रग में बसी है डिप्लोमेसी। दुनिया का सबसे महान डिप्लोमेट चाणक्य से पहले भगवान श्री कृष्ण जो गए थे सलाह करने, नहीं हुआ। और दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर कौन था? हनुमान। पहुंच गया वहां पर, सब देख दूख के आगे, यहाँ पे हमला करो, यहाँ पे हमला करो। यू नो, बी वेरी प्राउड ऑफ आवर ट्रेडिशन। वही चीजें हम सीखने की बात करते हैं तो कहते हैं सैफ्रोनाइजेशन। सैफ्रोनाइजेशन हो गई। आप में से भी कुछ लोग हैं। तो मैंने ये नहीं सुना किसी को कहते हैं पिंकाइजेशन, येलोइजेशन, सैफ्रोनाइजेशन, ग्रीनाइजेशन, ब्लूआइजेशन, सैफ्रोनाइजेशन। बड़े बड़े जो हमारे बुद्धिजीवी। तो लेट्स मूव अहेड। नॉन सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रही है, निपटे। नई चुनौती, नया तरीका उससे निपट, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं क्या। लेट्स टेक अ लुक। और हमारे अगले स्पीकर बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्हें उनसे निवेदन है, विशाल गुप्ता और आयुष लो वर्मा। लो लो सर। हाँ, तो ये कौन से नाम है? ओ, क्षमा कीजिए, डॉक्टर जतेंद्र सिंह, आपको अपना कागज प्रेजेंट कर। कहाँ हैं आप? आ रहे हैं आप? क्षमा कीजिए, आपको तो भूल ही गया था, आप चुप के बैठे थे। आइए। और आप भी बात कर रहे हैं इसी विषय पर। उसके बाद डॉक्टर अरविंद कुशवाहा,
उसके बाद देवप्रिय दास, उसके बाद विशाल गुप्ता और आयुष वर्मा, और फिर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। और धन्यवाद सर। सम्मानित मंच, आदरणीय दीपक जी, विजय जी, निरंकार सर, सभागार में उपस्थित हमारे प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित जी, और साथ में इस महाविद्यालय के वरिष्ठ और सहयोगी शिक्षक तथा विद्यार्थी। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं मूलतः साहित्य का व्यक्ति हूं, और साहित्य का व्यक्ति होने के कारण मेरा रक्षा अध्ययन से बहुत निकट का संबंध नहीं। लेकिन जब इस विषय पर बातचीत हुई और गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों की बातचीत हुई, तो एक विषय था मेरे मन में नैरेटिव का। तो प्राचार्य जी से जब चर्चा हो रही थी, तो प्राचार्य जी ने पूछा कि इसमें कोई विषय ऐसा हो सकता है कि जो साहित्य से संबंधित हो। तो मैंने इस नैरेटिव का सुझाव दिया, और मैं आभारी हूं कि उन्होंने इसे इस सूची में रखा, और उसी का परिणाम यह हुआ कि आग्रह पूर्वक धन्यवाद। तो ये नैरेटिव का विषय जो है, प्राचार्य जी से चर्चा के पश्चात सूची में स्थान बनाया इसने। मैं इस पर ही बात करना चाहता हूँ उसको। देखिए, नैरेटिव समाज में शुरू से था, कोई ऐसा नहीं है कि अभी नैरेटिव अचानक आ गया है, या कोई 2-4 दिन या सोशल मीडिया या सिनेमा या टीवी, इन सब की वजह से आया नैरेटिव। नैरेटिव का स्थान शुरू से था। अगर आप सोचना शुरू करें, मैं आपको 2-3 दृश्य दिखाता हूँ। एक दृश्य याद करिए, जब द्रोणाचार्य जो है, उनको एक नैरेटिव दिया जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया, और द्रोणाचार्य जो है उसकी पुष्टि के लिए, क्योंकि और कोई तो मार्ग था नहीं, युधिष्ठिर के पास जाते हैं, और युधिष्ठिर क्योंकि सत्य बोलते हैं, तो द्रोणाचार्य जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया, नरो व कुंजरो, मनुष्य या हाथी मुझे नहीं जानकारी। लेकिन मनुष्य और हाथी उनको सुनने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि शंखनाद हो जाता है विजय का। तो एक ये भी नैरेटिव था। उसके बाद नैरेटिव ने अपना स्थान बनाना शुरू किया। उस पूरे युद्ध में सिर्फ द्रोण इससे प्रभावित हुए, और बाकी युद्ध जैसा था यथावत चलता रहा। इसका दूसरा दृश्य आता है एक आपके मध्यकालीन इतिहास का। एक आपके बहुत प्रसिद्ध पेशवा हुए, उनका लगभग भारत में लगभग साम्राज्य था, जो हमें पढ़ाया जाता है कि मुगल बादशाह। मैं मानता हूं कि पेशवा बेसिकली भारत के बादशाह थे, या पेशवाओं का शासन ज्यादा था। जो हमें मुगलों को बताया गया बाद में, वो गलत था। और वो जब लड़ रहे हैं, उन हाथी पर बैठे हुए हैं, लेकिन हाथी से जब नीचे उतरते हैं, सिर्फ नीचे उतरते हैं, हाथी खाली है, और बहुत योजना पूर्वक विपक्ष जो है वो इस बात की पूरी सूचना या इस तरह से नैरेटिव फैलाता है उसमें युद्ध भूमि में कि पेशवा मारे गए। तो उसका एक ही पुष्टि का मार्ग था, सब हाथी की तरफ देखते हैं और हाथी खाली है, लेकिन पेशवा तो नीचे लड़ने लगते हैं, और युद्ध भूमि में मराठा पराजित।
दो तीन और भी दृश्य हैं जो आज के समय के हैं। एक दृश्य है अर्थ जगत का कि चाहे एक अ, छोटी सी रिपोर्ट आती है और कहती है कि ये व्यक्ति जो है अपने शेयर्स को बड़े गलत ढंग से बढ़ा रहा घटा रहा, और आप देखते हैं मार्केट एकदम धड़ा। कुछ सामाजिक नैरेटिव होते हैं, दो घटनाएं होती हैं एक ही समय में होती हैं, एक बलरामपुर में होती है, एक हाथरस में होती है। हाथरस की घटना को उठाया जाता है, बलरामपुर की घटना को नहीं उठाया जाता है। जबकि बलरामपुर में ज्यादा विभत्स तरीके से उस बालिका की हत्या की गई थी, उसकी जीभ काटी गई थी, उसको इंजेक्शन दिए गए थे, और कितना जघन्य अपराध था वो आप लोग अगर उस बलरामपुर की घटना को खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चले। ये हर स्तर पे लगभग नैरेटिव चल रहे हैं, लेकिन जिस नैरेटिव की बात मैं आप सभी के सामने करना चाहता हूँ वो नैरेटिव सेना से जुड़ा हुआ है। सेना से जुड़ा हुआ इसलिए कि मैं सारे नैरेटिव्स को, क्योंकि जितने भी जिस जिस क्षेत्र में नैरेटिव्स हैं उन सभी को एक साथ आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आपको समझना पड़ेगा। जो लोग मनोविज्ञान के हैं वो इस चीज को समझते हैं कि हमारे मस्तिष्क तीन हैं, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। कुछ मनोवैज्ञानिक चेतन और अवचेतन की ही बात करते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस की। जो विषय आपके चेतन में है वो तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आप उसमें निर्णय भी लेते हैं, आपकी बुद्धि भी उसमें प्रयोग की जाती है, तार्किकता की कसौटी पर कसते हैं। लेकिन जो विषय आपके अवचेतन में चला जाता है वो तार्किकता से परे चला जाता है। जब मैं आपसे ये कहता हूं भारतीय सेना, तो आपके मन में एक विश्वास जागृत होता है। आपके मन में ये आता है कि एक इस तरह की कोई इकाई है जिस पर मुझे पूरा विश्वास है। और यही कारण है कि आज हमारे समाज में आप इस तरह के कई सारे दृश्य देखते होंगे सोशल मीडिया पर कि एक छोटा सा बच्चा है, सैनिक आ रहे हैं, वो उनके पैर छूने लगा है, या सैनिक आते हैं तो लोग उठकर खड़े हो जा रहे हैं। ये विश्वास दिखाता है सेना के प्रति। अभी तक जितनी भी हिंदी फिल्में आई, जितना भी हिंदी सिनेमा आया, आप देखिए, चाहे ललकार हो, चाहे आंखें हो, कोई भी फिल्म आप देखिए 70 के दशक से लेकर के इधर तक, उन सभी फिल्मों में सेना के प्रति वो विश्वास यथावत था। फिर आता है वर्तमान समय। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो सेना के प्रति ये जो आपका विश्वास है, ये विश्वास आपका हिलाया जा रहा है। हिलाया कैसे जा रहा है आप देखिए इधर। कुछ फिल्में तो यथार्थ के स्तर पर आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं, सैम बहादुर, लेकिन एक दूसरा भी पक्ष क्रियान्वित कर रहा है अपनी योजनाओं को। किस प्रकार से कर रहा है वो समझिए। 21वीं सदी का जो पहला दशक है उसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिसमें जिस जिन फिल्मों ने आपके मन में ये दिखाया कि जैसे कश्मीर है या और क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सेना जो है वो लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। आप देखते रहे देखते रहे देखते रहे, फिर एक दिन टीवी पर डिबेट हुआ और एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी आकर के बैठा और उसने कहा सेना अत्याचार करती है। जो आपके घर का बालक है 5 से 10 वर्ष का, वो कहेगा करता हूँ, करती होगी, क्योंकि उस फिल्म में मैंने देखा था। उसके अवचेतन में ये चीज बैठ गई कि सेना अत्याचार कर रही है। चलिए यहां तक ठीक था। अब आपके सामने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बहुत बड़ी एक जो चुनौती है सेना के प्रति या इस तरह की संस्थाओं के प्रति आपका अविश्वास जगाने की, आपके मन में एक संशय पैदा कर देने की। और गीता में कहा गया है संशयात्मा विनश्यति, संशय विनाश का कारण। आपके मन में संशय भरने का प्रयास किया जा रहा है बहुत योजनाबद्ध तरीके से। इस नैरेटिव को आपको समझना पड़ेगा। किस प्रकार से आप देखिए, एक फिल्म आई आपने अगर देखी हो, आई थी टाइगर, टाइगर जिंदा है। उसमें क्या दिखाया गया था, आपने पता नहीं इस पर विचार किया या नहीं किया, आप गए, आप सलमान खान को देखने के शौकीन थे, आपको अच्छा लगता था, आपने देखा उस फिल्म में, लेकिन अवचेतन में आपके एक तथ्य डाल दिया क्या कि आईएसआई जो है वो रॉ की एजेंसी सहायता करती है। ये आपके में पहले पढ़ा। फिर एक फिल्म आई, उसमें कहा गया कि आईएसआई जो है वो रॉ के एजेंट के साथ मिल करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है। तो कल को अगर कोई भी पॉलिटिकल डिबेट में आकर के ये कहने लगे कि रॉ आईएसआई तो मिलके चल रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है आतंकवाद के खिलाफ, तो आपकी अगली पीढ़ी जो है इस पर विश्वास करने लगी।
लेकिन ये जो विश्वास आपके सामने उत्पन्न किया जा रहा है, ये वास्तव में विश्वास नहीं है, अविश्वास है, क्योंकि हम लोग जो है पठान फिल्म में एक कड़ी और आगे चले गए। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठा है, मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखिए कितनी आसानी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक या आपकी सेना के शौर्य को लेकर के आपके मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया, क्योंकि उसमें जो आतंकवादी है वो सेना का शौर्य चक्र वीर चक्र विजेता सैनिक है। और ये बताया गया आपको कि सेना का एक वीर चक्र विजेता है, और क्यों वो आतंकवादी बन गया है, क्योंकि सेना ने उसके परिवार के विषय में चिंता नहीं की। आपके अवचेतन में दो प्रकार के नैरेटिव स्थापित कर दिए गए। एक ये कि सेना जो है वो अपने सैनिकों की चिंता नहीं करती है, और दूसरा नैरेटिव आपके मस्तिष्क में ये स्थापित कर दिया गया कि सेना का जो बहादुर सिपाही है, जो वीर चक्र विजेता सैनिक है, वो भी आतंकवादी हो सकता है। आप सोचिए, ये अवचेतन में अगर आपके स्थापित हो गया या आपके बच्चे के अवचेतन में स्थापित हो गया, तो आने वाले समय में जो दृश्य आप ये देख रहे हैं कि आपका छोटा सा बालक भाव विभोर हो जाता है सेना के प्रति, और जब वो एयरपोर्ट पर या बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर सैनिकों को देखता है, तो उन सैनिकों के पैर छूता है, उनसे हाथ मिलाता है, उनके साथ सेल्फी खिंचवाता है, उनको सम्मान देता है, आदर देता है। और तब आप विश्वास कीजिए कि अगर ये नैरेटिव उस अवचेतन में स्थापित हो गया, तो आप ये मान करके चलिए, हमने जैसे अपने सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के प्रहरियों को खो दिया है, पुलिस के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि पुलिस भ्रष्टाचारी ही है, उसी तरह से कल को हमारी सेना के ऊपर भी इसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगेगा, अर्धसैनिक बलों पर भी यही प्रश्न चिन्ह लगेगा। और आप विश्वास कीजिए कि आप फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर विश्वास करने लगेंगे, जो विश्वास आज आप नहीं कर रहे। तो इस प्रकार का नैरेटिव या इस प्रकार का जो भी हिंदी सिनेमा है, उससे बचने का प्रयास कीजिए। बहुत चुनकर फिल्में देखिए। ये नैरेटिव का बहुत खतरनाक दौर है, और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो आज के सत्र, इस प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय दीपक जी, उन्होंने भी कहा कि मस्तिष्क जो है, इस पर कब्जा करने की जो लड़ाई है, वो सबसे मुश्किल और गैर परंपरागत सुरक्षा चुनौतियों में सबसे कठिन है। और आप विश्वास कीजिए, पहले जब कवि और नाटककार होते थे, वो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कविताएं लिखते थे। आज जो है हिंदी सिनेमा में एक वर्ग ऐसा है जो आपके मन में इस प्रकार की संस्थाओं के प्रति अविश्वास भर रहा है। नैरेटिव से बचिए। और मेरी जो परिकल्पना थी इस शोध पत्र की कि भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों पर विश्वास है हमारा, वो विश्वास, वो परिकल्पना ही मेरे निष्कर्ष में आए, उसका निष्कर्ष न बदले, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आपने कितनी अच्छी तरह से कहा कि ये बैटल ऑफ नैरेटिव्स है। आपने भारतीय सेना की बात की, मेरा तो गहरा संबंध है। तो ये नैरेटिव जो है ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। आपने सही कहा कि हम शायद पुलिस वाले को देखते हैं तो इतना विश्वास नहीं करते, लेकिन ऑलिव ग्रीन में फौजी को देखते हैं तो कहते हैं इस पर तो भरोसा हम कर सकते, क्योंकि ये अपनी जान दे देगा मेरी सुरक्षा। ये नैरेटिव बिल्डिंग सोशल मीडिया के जमाने में और मजबूत हो रहा है। ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज है, लेकिन हम इसको पढ़ने की कितने सारे फ्रॉड, ये आपका पड़ोसी मुल्क में वहां वो बनती है ना वेबसाइट्स, वो गाली देता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हम इस सबको तोड़ देते हैं। ये जो फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स वगैरह होते हैं, वी डील विद। कश्मीर में आपको याद है कितने आरोप लगाए गए थे फौज पर सर? तो आई वॉज इन्वॉल्व इन एटलीस्ट वन इंक्वायरी, जहाँ ये महिला बोली कि मेरे साथ बलात्कार किया, तो हम कुछ औरतों को साथ ले गए, हमने कहा बैठिए, बताइए किसने किया, याद नहीं, कहाँ हुआ याद नहीं, कितनी बार हुआ याद नहीं, कब हुआ याद नहीं। फाइनली हमने कहा कि मैडम सच बोलिए, क्योंकि इतने पैसे मिले हैं ये कहने। तो नेचुरली दैट होल थिंग वाज फिनिश्ड।
तो ये नैरेटिव बिल्डिंग का आपको ध्यान रखना है और खुद अपने मन से सोचिए, जो आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उस पर विश्वास करें। आंखों पर ज्यादा हम विश्वास करते हैं, कानों पे कम करते हैं। और आप सबको तो आज फिर हम मुबारक देते हैं पूरे देश को, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। वही थे जो आगे वो गए बाबरी मस्जिद को गुरु के पास पहुंचाने, अब उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। अभी तो देखिए वहां से क्या आएगा, क्या वो गाली जो आएगी पड़ोस की तरफ से, वो भी आर रेडी फॉर दैट। तो ये दिस माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, नैरेटिव बिल्डिंग, इसका जरूर ध्यान रखिए किस तरह से हमको करना है। द नेक्स्ट वन इज डॉक्टर अरविंद कुशवाहा साहब। कहाँ गए आप? इधर है कि गायब हो गए? अरविंद कुशवाहा ऑनलाइन Yes, sir. I am ऑनलाइन है? ऑनलाइन तो फिर कैसे करना है? अरविंद सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. I am audible, sir. आपकी आवाज थोड़ी, उनकी आवाज तो करिए ना। हाँ Okay, sir. Thank you. सर जरा भी करते हैं। ऑनलाइन आप अपना स्क्रीन पीपीटी प्रेजेंट कीजिए। मैं जरा घूम के देखता हूँ अगर नजर आ रहा है मुझे। इनको कर नहीं सर, अभी तो आप नजर नहीं आ रहे। अभी कर अच्छा, अभी हो रहा है, थोड़ा रुकिएगा सर। Yes, sir. Yes, I am waiting, sir. ये सर, जूम आप बॉम्बिंग अपने कर रहा है चाइना सर, अभी रोकते हैं उसको। आप अपने स्क्रीन शेयर करें। Okay, Screen okay, share sir. कर रहे Please हैं, give me आपको a few मालूम है seconds. जूम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जूम कर रहे हैं तो जाइए, वहां नीचे होता है शेयर स्क्रीन एंड साउंड भी करिए, शेयर साउंड, शेयर ऑडियो। Sir, here is showing host disabled participant screen sharing. होल्ड सेकंड, मैं आपको मेक होस्ट कर रहा हूँ। Yes, yes. होस्ट कर दिया है सर, आप अपना करें। इनको को होस्ट बना दिया ना? बना दिया मैंने। हाँ। Yes, sir. Please give me a few seconds. बहुत जल्दी अभी हो जाएगा मेरा कल, चंद सेकंड में। प्रोफेसर ज्ञान यहाँ बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर, आप तो आईटी में माहिर हैं। आ गया मेरा कल। और कुशवाहा साहब कितनी देर के लिए बोलेंगे आप? Sir, approx 8 to 10 minutes. It is adequate for my side. Please give me 8 to 10 minutes, sir. क्या बोल रहे हैं? 8 to 10 मिनट बोल रहा है। ओके, 8 to थैंक 10 यू वेरी minutes. मच। आप लोग देख पा रहे हैं? Yeah, yeah. Is this my PPT showing? Yes, sir. सेना का मनोबल Okay, thank you. Now I am going to start. Should I start? आज है हिंदी सिनेमा में एक वर्ग ऐसा है ये आवाज क्या आ रही है बैकग्राउंड में? सरकार की संस्थाओं के प्रति Honorable Chairperson, should I start? Sir, just give us 1 second. कल्पना की Okay, शोध okay. I am waiting. भारतीय सेना मैं या जरा सैनिक इस तरफ बलों बैठ पर के ताकि देख पाऊं। विश्वास है हमारा, वो विश्वास, वो परिकल्पना ही मेरे निष्कर्ष में आई। ये आपका भाषण है या किसी और का है? No, no, it is not my lecture. तो बंद कर दीजिए, कोई यूट्यूब बैक में चल रहा था। चलिए, अब आपका ये स्क्रीन तो आ गया। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अरविंद कुमार कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश। Okay, okay, sir. Should I start, sir? हाँ, शुरू करिए सर। Yeah, definitely. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। Yes, Honorable Professor Arun Kumar Dixit, sir, Chairperson of the today's seminar and the Principal of the DAV College, Kanpur, and Professor N.P. Tiwari, sir, in charge, Department of Defense and Strategic Studies, Professor Dr. Abhay Kumar Singh, and all the conveners, these Professor V.N. Mishra, sir, Professor A.K. Singh, sir, Dr. Kashish Idmas, sir, and Dr. V.K. Dubey, sir, and all the dignitaries, all who are sitting on the dais. I have a great respect to him. So, sir, here I am presenting my PPT, and my topic is non-traditional security challenges to India. So, we are going to give a common understanding on the non-traditional security threats. This, when we talk about to non-traditional security threats, it means that threats which mostly come beyond the non-military realms or the areas.
So non-traditional security threats is a threat for the global threats and the common threats, and it has very few relations with the traditional security threats. So these threats is covered major portion of the non-traditional areas. So I am giving my idea and concept on non-traditional security threats. First one is the human security, and second one is the nutrition security. Third one is the water security. Fourth one is the climate security. Sixth one is the social security. Sorry, fifth one is social security. Sixth one is the artificial intelligence. Seventh one is the unseen realms of the sea for the exploring. Eighth one is the global noble connectivity. Ninth one is the corruptions, and 10th one is the irregular migration. 11th one is the food shortage. 12th one is the people smuggling. 13th one is the drug trafficking. 14th one is the extortion. 15th one is the extortion. 15th one is the poverty, and 16th one is mendicancy. 17th one is nuclear security issues. 18th one is the cyber security, and 19th one is the non-state actors. 20th one is the reverse engineering. 21st first one is the political stability. 22 one and the semiconductor, and 23rd one is the electric vehicles. So I am going to start the concept from health security. As we know, health is the very major issue for all the common peoples. If any country gives the major focus on the health security, that means it will create a very good number and good quality for our soldiers, engineers, doctors, teachers, professors, and so many. So that's why health security is a very common phenomena and common issue for the non-traditional security challenges. Second was the nutrition security. Although food is a very important essential for all the living beings, including humans, but whatever we are eating, it is a very complicated issue. So a balanced diet, it is a very complicated issue. We should take a balanced diet for our meal. So balanced diet is the associated with the nutrition security. If we taking only one head of the food, so this is not good for the holistic human development. So that's why we should take a balanced diet for the holistic human organism development. Third one is the water security. Water security is a very important phenomena in the present world. As we know, without water, we cannot survive. And water is the basic essential needs for all the creatures. So we should preserve it, we should save it, we should capture this for the sustainable development and for our next generation also. So we are going to the next next chapter in non-traditional security. That is the climate change. So climate change has several dimensions. First one, deforestation. Second one is acid rain. Third one, tsunami. Fourth one is cyclone. Fifth one is volcano eruption. Sixth one is the floods. Seventh one is populations. Eighth one is the melting of the glaciers. Ninth one is the weather disorder. 10th one is the endangered creatures, and 11th one is the encroachments of the wide areas. So all the clubs which are directly comes under the climate change, these are very, very big threats in the present times in front of our non-traditional security spectrums. So we should pay all the things as I mentioned in the climate change.
And we are going to next step, that is a social security. That means what are the challenges which are directly come from the field of the social areas. So again, social sector has a several challenges. First one, new customs and practices. Second one is the fundamentalism. Third one is generation gap. Fourth one is the same-sex marriages issues. Fifth one is the classes. Sixth one is the preservation of our core values, cultures, and past glory. Seventh one is the lack of the technocrats. Eighth one is the appetite, and ninth one the idiosyncrasy. So these are the social phenomena as I have taken in the sector of the social security or the social challenges in terms of the non-traditional security issues. All the challenges are the very burning issue, and we have to give proper attention to preserve it and to capture it and to tackle it. And sixth सर आप one, थोड़ा फास्ट चलेंगे सर, जल्दी जल्दी चलेंगे सर, समय की पाबंदी है. okay, sir. And sixth one is the artificial intelligence, is the AI is a very great challenges in front of the non-traditional security threats. Unseen realms of the sea exploring. As we know, all the defense mechanism and the human mechanisms explored only 1,000 feet under the waters, and rest of the seas still is escaped for the exploring. So that's why this area is very important for our the food security, for our the gases, for our the oils, and for our the gems. And next one is global novel connectivity. Global novel connectivity means we have to create a good and proper connectivity with the rest world. And ninth one is the corruption. Corruption is not taking any bribe. Corruption means if we're not taking our official duty in the proper way. So this directly comes the under the section of the corruption. So we should remove it. We should notice it. 10th one is the irregular migrations, and 11th in the food shortage. Food shortage is the very सर अब आप समाप्त कर दीजिएगा सर, जल्दी कर दीजिएगा सर. yes sir, yes, foods and the food shortage, people smuggling, dust trafficking, extortions, poverty, and the new points is 16 was mendicancy. Mendicancy means is the begging. So it is a very big challenges. In fact, the non-traditional security threats, nuclear security is very well. Cyber security, non-state access, that means the extremist group, terrorist groups, all such a type of groups comes under the non-state actors. And 20th is the reverse engineering. Reverse engineering means to make a duplicacy of the anything. So it is the very complicated issue. Thank you very much, sir. We are not able to see you. यहाँ पे बिजली का इशू हो गया था. Okay, sir. आपसे नाराज हो गए तो उन्होंने आपको इंटरप्ट कर दिया सर. But thank you very much for being with us, and our next speaker. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. We enjoyed that, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. और हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं, अब मैं देख रहा हूं उनका नाम कहाँ है. देव प्रिया दास जी, 3 मिनट हैं आपके पास. 3.5 अगर आप कहें. 15 मिनट से ज्यादा मत लेना. आधे घंटे से तो बिल्कुल ज्यादा मत लेना. 3.5 मिनट. थैंक यू. हाँ, प्रोफेसर साहब का अच्छा आइडिया कि अपने कंक्लूजन बता दीजिए, बाकी हम समझ जाएंगे. Yes, ma'am. Go ahead. Okay. Good afternoon, respected professors and dignitaries, esteemed scholars, and dear students. I'm much pleased to present our paper before such great scholarly and eminent academicians. Before I would begin, I would like to thank my supervisor, Dr. Shruti Srivastava, Associate Professor of DAV College, who gave me this wonderful opportunity to be one of the authors in this scholarly paper. I would also like to thank Ansh Gupta, a student of DAV College, for the tech support. The notion of our paper is under the subhead of public health and pandemic awareness.
The title of our paper is Vedantic Notions of Living Life and Armor During Pandemic in the works of Swami Vivekanand and Sri Aurobindo. Coming to the abstract of the paper. Next slide, please. Next slide. One of the great visionaries born on this land, his greatest literary works put an embark to the mindset of the people living in the postmodern era. Sri Aurobindo, on the other hand, born on 15th August. Okay, thank you. Okay. Is one of the greatest examples of supramental consciousness. His Vedic as well as yogic approach has a deep impact over people's mind, where they can prepare mentally even for the worst situation. Now, the keywords I would like to put forth: supramental consciousness, yogic vision, karma yoga, bhakti yoga propounded by Swami Vivekanand, Vedantic vision, and theory of evolution. Coming to the introduction of my paper, yogic embracement will turn the abstract notion towards a concrete vision, turning towards spiritual enlightenment, concept of sustainability, and philosophy of integral yoga. See, it is not always necessary to practice physical actions to keep our body as well as mind calm. This recent pandemic has shattered every nation's economy. Philosophical approach of these mystics has always upthrust the power of humanism over selfishness. And these yogas are helpful to master our minds. We Indians have always believed in elimination of soul. In the postmodern world, we will never see any asuras or pishach, but they lie within us. And even this pandemic is the resultant force of good versus bad. Coming to the theory of evolution, Sri Aurobindo realized the power to reframe the base structure before putting the thoughts of humanity into the hideous brain shell of menfolk. This is not a pandemic preparedness, but a lesson for life, the sustainability and humanistic perspective. Now, coming to the conclusion of the paper, the economic assessment has helped the modern world to rethink. His notions were not just mere ideas. They were indeed a piece of perfect thoughts, which were essential for rejuvenation. While we were struggling against COVID, we were not at all prepared for the same. But as day passed, we understood the urge to embrace the need of today's modern world, that is spiritual vision. This pandemic was not a result of a single day. Instead, it took many years for these views to develop and shaken the very core of every nation of the world. This could have been limited if the people of every nation would have followed the spiritual pathway. And we cannot deny the fact that our mind and soul are relived only when we worship supreme divine power. If practiced, often our minds and souls can be re-energized and could be focused well towards upraised path leading towards a legitimate society. And coming to the end, I would humbly like to suggest the audience sitting here today, the great academicians. It is not just merely writing about these notions. It is about observation. It is about realization. It is about finding the real zeal after this devastating pandemic. We have either ways to decide our upcoming years, either by again embracing the materialistic urge and declining the need of an hour, or clutch the sustainability leading towards an enlightened society. Thank you. Thank you very much, Dr. Depriya Das. Thank you, sir. We enjoyed it very much. Thank you for telling us about the Vedantic notion. Thank you, sir. आपने श्री औरोबिंदो का भी जिक्र किया, स्वामी विवेकानंद. Yes, sir. जब हमला किया था हम के ऊपर चीनी महामारी ने, तो भारत में एक भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं था. नॉट वन. हम बौखला गए थे, गिर पड़े थे. लेकिन फिर माँ भारती ने आवाज दी और 3 महीने के अंदर 600 कंपनियां बनाने लगी भारत में पीपीई. तो मैम, स्पिरिचुअल के साथ साथ थोड़ा मटेरियल भी चाहिए. Yes, जब sir. पीपीई हमारे पास होगा, पर्सनल Yes, sir. प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तभी हम लोग अपनी सुरक्षा कर Yes, सकते. sir. थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग अस कि भारत की ताकत क्या है. नेक्स्ट 3 मिनट के लिए केवल आयुष वर्मा साहब हैं या विशाल गुप्ता साहब, कौन है इधर? दोनों ही साथ साथ आएंगे. क्या बात है, ये होती है जोड़ी सर. आइए, आपके पास केवल 180 सेकंड है सर, क्योंकि सब कह रहे हैं भोजन की बहुत हमें आवश्यकता है.
And thereafter we have one more, Dr. Mohammed Yusuf. उनको online ले आइए ताकि वो भी 3 मिनट में समाप्त कर. Sir, you have exactly 3 minutes. Sir? जी जी. प्रोफेसर साहब कह रहे हैं आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़ दीजिए, 3 मिनट हो जाएंगे. चलिए. Good afternoon to all the respected dignitaries of the seminar. My name is Ayush Sharma. I am going to present my paper on the topic cyber security and digital disruption. Digital revolution in India has brought a concerning surge in cyber attacks. Cybersecurity attackers are taking advantage of the increasing availability of the emerging technology in India. Next. So, the increasing number of the cybercrime poses a major expanding threat in the modern India. Now we're going to understand the vulnerabilities and the threats. There are three kinds of, next. So वो slide इनकी अगली करिएगा. The three kinds of the vulnerabilities can be seen. The first is insider threat, the second is supply chain vulnerabilities, and the third is zero-day vulnerabilities. Next. So individual, we can see here the 5 types of individual who are involved in the cyber criminal, who cyber attacks in India. We are still facing 4,400 attacks every day, and we are very vulnerable to that. And the recent cyber attack, as our respected Deepak Vohra sir has mentioned previously, that an old person was baited into a cyber crime. So we can see here the Kanpur itself ranking among the top 3 cities in the identity theft and top 5 in the computer related offenses. So it is the major threat to the cyber attacks. So now my co-author Vishal Gupta is going to conclude this topic. Thank you, Ayush Verma. Myself, Vishal Gupta, Assistant Professor, Law Department, VSSD College. Good afternoon to all respected members of the conference. I am going to present the rest presentation of our topic. Here are the types of cyber attack and its impact. First is active attack. Second one is passive attack. Third one is close-in attack. Fourth one is exploit attack. And fifth one is phishing attack. And sixth one is password attack. I want to also tell about something about active attacks. Hackers attempting to make changes to the data on the target device. And the passive attack, disclosure of confidential information or files of an attackers occurs without the consent of relevant individual or authority. Legal assessment and the prevention. The data protection law, cyber security or regulation, legal obligation for the critical infrastructure, privacy laws, and fifth one, incident reporting. We have already known that recently one law has been came, Digital Personal Data Protection Act. It is very important for the cyber security, where our personal data are supported and we can not easily take data without the consent of the person. That act is enacted, but till now there's no enforcement date, because this is taking the some approach and some pattern to enforce that. And I want to also talk about preventive measure. जल्दी करिएगा sir. Okay, sir, fine. Investment in cybersecurity, employing training and awareness, multi-factor authentication, regular security audit and the assessment, collaboration with the law enforcement, legal framework for cybersecurity, supply chain security, continuous monitoring and updates. And finally, the conclusion. The escalating cyber threat faced by the Indian organization demand a comprehensive approach that integrate legal assessment and robust preventive measure. Thank you, all of you. Thank you very much. आपने ये सही कहा कि साइबर थ्रेट्स हमारे बहुत हो रहे हैं, खासतौर बुजुर्गवार लोग मेरी तरह उनके ऊपर अटैक होते हैं. बट दैट्स बिकॉज हम लोग भरोसा बहुत आसानी से कर देते हैं और बेवकूफ है काफी हद तक. और अब फाइनली भोजन पे जाने से पहले एक हमारे और स्पीकर बचे हैं. किथे गया उन्हों दा ना इत्थे है, ऑनलाइन है, आ जाइए सर. वेलकम सर. आपके पास 180 सेकंड है, क्योंकि आप ऑनलाइन है उसमें से 30 सेकंड कम हो गए, तो आपके पास 150 सेकंड है, यानी कि 2.5 मिनट. ओके सर, गो राइट अहेड. सर मुझे होस्ट कीजिए सर, स्क्रीन शेयर करना है. कर दिया सर, सब कुछ कर दिया. शुरू करें सर. माय स्क्रीन इज विजिबल सर? यस सर. ओके.
My screen is visible. आप शुरू हो जाएं सर, हो जाएगा अगर अभी नहीं है तो आप शुरू करें. Jai Hind to all, sir. Jai Hind, Kanpur. Myself, Dr. Mohammad Yusuf from Department of Defense and Studies of SRM Institute, Chennai. And my topic for this today presentation is the evaluation of energy security is a crucial and non-traditional security challenges for India. And as of now, we have a shortage of time. I know it's the lunch time. I'll be come with the starting. What is the challenges to the security point of view in India that I'll be covered here. High dependency on import is a price fluctuation and supply disruption, fossil fuel dominance and fossil fuel air pollution, climate change, and environmental degradation, limited renewable energy of development, and ineffective electric distribution and cybersecurity threats. The next slide. Impact on non-traditional security. What is the impact due to this energy security on India? Economical vulnerability, the basic economical growth, inflation, and industrial activity. And second point is the environmental stress and social unrest. Also, they increase vulnerability of marginal group, disruption of livelihood, erosion of trust in the government, and heightened risk of the conflict. And the fourth point is geopolitical instability, concentration of supply, influence of supply state, challenges for the domestic energy production, impact on India national security. To addressing to the energy security, to diversification of energy security and strengthening energy infrastructure, energy security diplomacy, invest on research and development, and raising a public awareness. Looking ahead, we are how to come up this energy security crisis with India. So we have a certain points like boosting domestic exploration and production and promoting renewable energy, improving the energy efficiency. The Indian strategy to mitigate the risks, diversifying the energy sources, building a strategic reserves, and strengthening international relations and investing in the energy efficiency. The conclusion of this topic, I'll be come on that. The acceleration and renewable deployment of streamlined permit process, attractive private investment, development efficiency storage solution. Second point, phase out coal gradually invest in alternative sources like renewable energy, natural gas to the replace to coal over a plan in time frame. Mobilize the finance, utilize the public-private partnership, green-bound carbon pricing mechanism to fund clean energy transition. Modernize the infrastructure, upgrading the transmission and distribution network to the handle and diversified energy sources and improve the grid resilience. The foster regional cooperation, the collaboration with South Asia, neighboring on joint energy project, cross-border electricity trade as well as the develop the indigenous technology, invite to research and develop the clean energy technology to reduce the dependency of import and boost the energy security. Like we are focusing the hydro energy nowadays. Thank you, sir. Jai Hind. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर कि हमको ये सब करना चाहिए. आपको यकीन दिलाता हूँ सब कुछ हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो आपने बताया. वी आर सक्सेसफुल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. इसी के बाद अब समाप्त करें सर. तो आज हमने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात की है, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और क्या कौन चीज मैं भूल भी गया, जो भी थी. तो वो सारी सिक्योरिटी एरियाज पे हमको डील करना है. एंड आई थैंक यू वेरी मच. लेकिन इस समय आई डेस्परेटली नीड बुक सिक्योरिटी, तो हम सब जा रहे हैं भोजन करने के लिए, नहीं तो बुरा हाल होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इज्जत दी. थैंक यू एवरीबॉडी. द्वितीय तकनीकी सत्र 3 बजे के उपरांत प्रारंभ होगा. उससे पहले मैं आप सभी को लंच के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं. आयोजकों के द्वारा लंच की व्यवस्था डीएवी हॉस्टल में की गई है. आप सभी वहां पधारने का कष्ट करें. थैंक यू. सभी लोग द्वितीय तकनीकी सत्र के लिए पुनः लंच के उपरांत ऑडिटोरियम में ही उपस्थित रहेंगे. ठीक 3 बजे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे. सर थैंक यू. आइए तो एक सेल्फी ले लेते हैं हम लोग. सर ये सर थैंक यू वेरी मच. हम लोग फोटो लेंगे. अरे कहाँ है हमारा बंदा, कहाँ है? अरे भोजन नहीं खिलाओगे आप लोग, तो पता नहीं. देखिए